Hello everyone, my name is Deenbandhu Sharma. Today I will be discuss about the second lecture on X-ray absorption spectroscopy which is related to Athena software. तो यहाँ पर हम Athena software से related बातें करेंगे कि what are the important functions in Athena software और हमारे पास यदि कोई सैंपल का डाटा है तो हम कैसे उस डाटा का यूज में ले सकते हैं विद द Athena software. तो फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने जो एक्सरे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में बात की थी और आज मैं यहाँ पर बिगनिंग से एथेना सॉफ्टवेयर उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे फंक्शंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में पूरा बताऊंगा. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है. सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ. यहाँ पर ये एथेना सॉफ्टवेयर है, इसका आइकन है. इस सॉफ्टवेयर को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कि आप डीमीटर नाम से आप गूगल पर जब टाइप करेंगे DEMETER डीमीटर, देन आपको एक लिंक मिलेगा, आपको एक वेबसाइट मिलेगी डीमीटर नाम से. तो उस पर जाइए और वहाँ से आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ठीक है. तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा. ठीक है. सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पर ये दिखाई देगा और यहाँ पर ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल एम्प्टी है. इसका कारण ये है कि मैंने अभी तक कोई भी डाटा है, कोई भी सैंपल, उसका डाटा इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे. तो डाटा इंपोर्ट कर दूंगा, उसके बाद में मुझे यहाँ पर वैल्यूज वगैरह दिखने लग जाएंगी, चीज़ें वगैरह दिखने लग जाएंगी. ठीक है. तो यहाँ पर मैं देखो इंपोर्ट कर रहा हूँ डाटा, देख लीजिए कैसे होता है डाटा इंपोर्ट. अब आप अपने जिस भी फोल्डर में आपने रख रखा है उस फोल्डर में जाइए और वहाँ से आप अपना डाटा ले आइए. तो ये मैंने मैग्नीज M1 सैंपल है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ. ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है, टाइम लेता है ये थोड़ा. तो देखिए अब मेरे सामने ये इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं. तो यहाँ पर देखिए आपने डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं. एक तो एनर्जी की वैल्यूज़ दे रखी है बहुत सारी, आई नोड दे रखा है, आई टी दे रखी है और आई आर की वैल्यू दे रखी है. ठीक है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इनको यदि मैं डायरेक्टली आपको बताने लगूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ये लेक्चर मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जिनको एक्सीएस पर प्रोजेक्ट है और जिनको पहली बार एक्सीएस के बारे में जान रहे हैं, आर्टिमिस सॉफ्टवेयर, एथेना सॉफ्टवेयर, इनसे डील करना पड़ रहा है. तो ये लेक्चर उनके लिए है. तो जिनको भी एक्सीएस में, एथेना सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, सभी देख सकते हैं वैसे. तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. हमने यहाँ पर डाटा तो इंपोर्ट कर दिया. अब मैं ओके करूँगा ना तो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, पर मैं उससे पहले कई बातें बताना चाहूँगा कि इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है आपके लिए. तो देखिए, देखते जाइए बस आप. इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था. ठीक है. मैं थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये चीज़. मैंने एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बताया था. तो आपको कई बातें ध्यान रखनी है. मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा. तो बातें ये हैं कि सिंक्रोट्रॉन सोर्स है वो एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज में लिया जाता है. इसका रीजन क्या है? रीजन ये है इसका कि एक्सरे बीम, ट्यून्ड एक्सरे बीम हमें प्राप्त होती है. ट्यून्ड एक्सरे बीम, इसका मतलब ये है कि हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की एक्सरे बीम हमें इस सिंक्रोट्रॉन सोर्स से मिल सकती है. मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हमें मिल सकती है इस सिंक्रोट्रॉन सोर्स से. तो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी कि मैंने डाटा इंपोर्ट किया है. तो ये देखिए डाटा जब हमने इंपोर्ट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं इतनी सारी एनर्जी हमें मिली है. तो ये एनर्जी जो है ना, ये हमें कहाँ से प्रोवाइड हुई थी? इस सिंक्रोट्रॉन सोर्स से प्रोवाइड हुई है ये एनर्जी, अलग अलग टाइप की, अलग अलग वैल्यू की. ठीक है. सिंक्रोट्रॉन सोर्स का मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है. और ये एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज लिया जाता है, हमेशा याद रखने की बात है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर वाइवा, या यदि आपका कोई वाइवा वगैरह है तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है. अब आगे देखिए, मोनोक्रोमेटर है वो मोनोक्रोमेटिक कर देगा लाइट को, सबको पता है. तो यहाँ से
सबसे पहले बीम निकली और मोनोक्रोमेटर से में चली गई। उसके बाद आई नोड इंसिडेंट बीम है, ठीक है, ये सैंपल दे रखा है, और ये ट्रांसमिटेड बीम को शो कर रहा है। अभी देखने में तो बहुत आसान चीज़ लगी है, आप बोलेंगे कि बहुत ईजी है, बट यहाँ पर मैंने ये एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ना कि ये कोई प्योर डायग्राम है। एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बहुत बड़ा होता है, और इसकी मशीन है वो भी बहुत टिपिकल होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेन पार्ट्स उससे इसको नॉर्मल वे में समझाने की ट्राई की है, जिससे आपको इतना सॉफ्टवेयर भी समझ में आ जाए और ये एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। तो अब देखिए, कई बातें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जब ये इंसिडेंट बीम है, ये सैंपल पर गिरेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि बस ये ट्रांसमिटेड होकर ये यहाँ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें। जब ये इंसिडेंट बीम है, ये सैंपल पर गिरेगी, तो सैंपल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो बहुत सारे एटम्स में से मैंने एक एटम यहाँ पे बना दिया, आप एज्यूम कर सकते हैं इसको एक एटम के रूप में। तो इस एटम में बीच में एक न्यूक्लियस है, आप एज्यूम करिए, और ये शेल्स है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग शेल्स है, ये पूरी शेल्स है ऐसे करके। तो ये एक्सरे बीम जो आ रही है सिंक्रोट्रॉन सोर्स से मोनोक्रोमेटिक होकर, तो ये क्या होगी, सैंपल पर गिरेगी, सैंपल में बहुत सारे एटम्स, उनमें जाकर इंसिडेंट होगी, कहाँ पर इंसिडेंट होगी, ये जो न्यूक्लियस के पास वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स, इन पर इंसिडेंट होगी, इनको एक्साइटेड कर देगी ये बीम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो एक्सरे बीम क्या काम करती है मैंने बता दिया, सैंपल में जाएगी और जाकर जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स में, तो उनको एक्साइटेड करेगी। अब कितना एक्साइटेड करेगी, मतलब कि ट्रांजिशन कितना होगा, ट्रांजिशन 1s यदि मैं इसको बोलूँ, इस लेवल को मैं 1s बोलूँ, तो 1s2 कितना ट्रांजिशन होगा, ये डिपेंड करता है कि आप सिंक्रोट्रॉन सोर्स से एनर्जी कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब इसका ये है कि एनर्जी यदि आप लो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फिर बाद में ट्रांजिशन भी लो होगा, हाई एनर्जी पर हाई ट्रांजिशन होगा, ये तो नॉर्मल फैक्ट्स है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब ये ट्रांजिशन होगा, तो इसमें होगा क्या कि बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी, लाइक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ओवर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके अलावा एक्सरे बीम्स निकलेंगी, ट्रांसमिटेड एक्सरे बीम, जो कि मैंने अभी दिखाया यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें निकल रही है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमिटेड बीम ही क्यों नहीं मिल रही है, बची हुई जो ओवर इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन, वो सब कहाँ गए, तो वो सब भी निकल तो रहे हैं, पर मेजर यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसमिटेड बीम। तो मेजर यहाँ पे ट्रांसमिटेड बीम ही क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा डिटेक्टर यूज में ले रहे हैं, एक्सरे बीम डिटेक्टर, क्योंकि एक्सरे को ही मेजर करेगा, एक्सरे मतलब फोटोन को ही डिटेक्ट करेगा, इसको फोटोन डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सोर्स के रूप में सिंक्रोट्रॉन सोर्स यूज में लेते हैं, और डिटेक्टर के रूप में हम एक्सरे बीम डिटेक्टर, या आप कह सकते हैं फोटोन डिटेक्टर भी यूज में लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। और जो एक्सपीएस होता है, एक्सरे फोटो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम क्या यूज में लेते हैं, उसमें डिटेक्टर के रूप में हम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यूज में लेते हैं, तो वहां पे हमें डिटेक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब कि रीजन, कारण हम यदि जानना चाहें कि इसमें हम यही डिटेक्टर यूज में क्यों लेते हैं, एक्सरे बीम वाला, इलेक्ट्रॉन वाला भी तो ले सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को मेजर करे। तो कुछ कंडीशंस होती है। तो कंडीशंस ये होती है कि जब आप इतना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, देखिए मैं आपको रिलेट करके चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छी समझ में आएगी आपको इथेनो सॉफ्टवेयर के बारे में, डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगी। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये चलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ई स्पेस ग्राफ दे रखा है, के स्पेस, आर स्पेस, ये अलग अलग ग्राफ्स के लिए यहाँ पर आइकन दे रखे हैं, मतलब कि इनसे मैं जब इस डाटा को इंपोर्ट करूंगा ना, ये वाला जो डाटा है, मैं ओके क्लिक करूंगा उसके बाद में, तो क्या होगा, मैं अलग अलग ग्राफ बना सकता हूँ। तो सबसे पहले एथेना सॉफ्टवेयर में हम हमेशा ई स्पेस ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ई स्पेस ग्राफ अभी हम बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, उसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए बस। तो मैं यहाँ बता रहा था कि जो
ये वाला डिटेक्टर यूज में क्यों लेते हैं एक्सरे बीम वाला? इसका कारण ये होता है कि हम जब ई स्पेस ग्राफ बनाते हैं एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हमें इस तरह का ये ग्राफ मिलता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ। तो इस तरीके के ग्राफ में आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है इंसिडेंट एनर्जी, और इधर साइड में क्या आ रहा है, नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट एनर्जी किसकी है? इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर है सिंक्रोट्रॉन सोर्स से जो बीम निकल रही है, एक्सरे बीम, ठीक है। तो यदि हमें एक्स एक्सिस में इंसिडेंट एनर्जी एक्सरे बीम की मिल रही है, तो हम फिर डिटेक्टर भी तो एक्सरे बीम का ही लगाएंगे, क्योंकि वही तो हमारे काम आएगा। तो इसका नॉर्मल सा रीजन यही है कि एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो हम ये सिंक्रोट्रॉन सोर्स से जो निकल रही है बीम, एक्सरे बीम, उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये ई स्पेस ग्राफ है एक, जो भी मैं बनाऊंगा एथेना सॉफ्टवेयर में। अब एक चीज़ देख लीजिए, नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन इस स्पेस ग्राफ में क्या होता है, तो ये मैं बताता हूँ। ये नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है, यहाँ पे मेरी लिखी हुई है एक्स म्यू ई। तो ये जो एक्स म्यू ई है ना, यही आपका वाई एक्सिस में नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये म्यू ई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो ये देखो, ये पूरा किसके इक्वल में है, log आई नोड अपॉन आई वन, मीन्स ये रेशो है ये आई नोड और आई वन का। आई नोड है जो इंसिडेंट बीम और आई वन है ट्रांसमिटेड बीम, इनका रेशो ले लो और log ले लो, वो इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स म्यू ई के बराबर। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, ओके चलो। तो और ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला, ये डी लंबर्ट्स फॉर्म, ये डी लंबर्ट्स जो इक्वेशन होती है वहां से आया। ये नॉर्मल किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, लोग आई नोड अपॉन आई वन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ई स्पेस ग्राफ यदि हम बना भी लेंगे थनो सॉफ्टवेयर में, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, क्योंकि ये ग्राफ वगैरह तो कोई भी बना सकता है, कि बस क्लिक करना है हमें अलग अलग जगह पर और चीज़ें हो जाएंगी। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ई स्पेस ग्राफ जब वो हमारा आएगा, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, मतलब कि उससे क्या फिजिक्स जानने को मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं थोड़ा बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ देखिए, ई स्पेस ग्राफ जब भी आप प्लॉट करेंगे तो उसमें दो रीजन्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा जेनस रीजन, एक एक्जाफ रीजन। दोनों रीजन की अपनी अपनी खासियत होती है। दोनों रीजन जो आपका सैंपल उसके बारे में अलग अलग बातें बताएंगे। जेनस रीजन की बात करूं तो नॉर्मली यदि बात करूं, तो जो जेनस रीजन वो ऑक्साइडेशन स्टेट के बारे में बताएगा सैंपल की, इसकी ऑक्साइडेशन स्टेट क्या है। और जो एक्जाफ रीजन है वो बताएगा सैंपल में बॉन्ड डिस्टेंसेज जो होती है उनके बारे में। तो ये बॉन्ड डिस्टेंसेज बोल दो, या फिर मैं लोकल स्ट्रक्चर कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाफ रीजन में हम सैंपल की लोकल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। लोकल स्ट्रक्चर से मीन्स क्या है, इसका मीन्स यही है कि आप बॉन्ड डिस्टेंसेज है वो फाइंड कर सकते हैं सैंपल में। अब ये बॉन्ड डिस्टेंस क्या होती है, तो ये होती है, आप एज्यूम करिए अभी कि आपके पास एक सैंपल है, उसमें एटम्स है बहुत सारे, ठीक है। तो जब भी हम ये डाटा वगैरह प्लॉट करते हैं ना, मतलब ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो हम एक सेंट्रल एटम यूज में लेते हैं सबसे पहले। उसको रेफरेंस एटम भी बोल सकते हैं, मतलब कि आपका एक सैंपल है उसमें बहुत सारे एटम है, तो हमें एक रेफरेंस या फिर सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। मतलब ये हम चूज नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर चूज करता है, एक सेंट्रल एटम यूज में लेता है और फिर देखता है कि उस सेंट्रल एटम के चारों ओर और कौन कौन से एटम है, ठीक है। तो और कौन कौन से एटम है ये चीज हमें पता चलती है सॉफ्टवेयर से। तो मान लो सॉफ्टवेयर ने आपका मान लो सबसे पहले सैंपल जैसे है वो है, मान लो M1TiO3, मेरा वर्क भी इसी पर ही है, M1TiO3। तो ये जो M1TiO3 है, तो इसका एक एटम आप सेंट्रल एटम मान लिया। तो ये मैंने जैसे देखा था, ये आर्टेमिस सॉफ्टवेयर और एथेना सॉफ्टवेयर की मदद से, कि सेंट्रल एटम में इसने M1 को माना, और सेंट्रल एटम M1 मानने के बाद इसने देखा कि जो फर्स्ट शेल है M1 के पास वाली जो नियरेस्ट यदि कोई एटम है तो वो कौन सा है। तो इसने देखा कि वो M1 के बाद में फिर ऑक्सीजन को देखा इसने, फिर बाद में सेकेंड नियरेस्ट नेबर देखा तो इसने ऑक्सीजन को देखा। तो इस तरीके से चीज़ें
होती है। तो सेंट्रल एटम से जो नियरेस्ट नेबर है उसकी जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है फर्स्ट बॉन्ड डिस्टेंस। सेकेंड नियरेस्ट नेबर है उसकी सेंट्रल एटम से जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है सेकेंड बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड डिस्टेंसेज के बारे में एग्जाफ रीजन बताता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि आपको सैंपल के बारे में पता चल जाएगा आपको कि सैंपल है तो उसमें आसपास क्या है, मतलब आप पता लगा सकते हैं कि सैंपल है वो कौन सा सैंपल है आपका। ठीक है, तो और भी कई चीजें होती है, ये मैंने आपको एक बिगनिंग के तौर पे बताया है। अभी तो मैंने क्वांटम इफेक्ट है उसके बारे में नहीं बताया, वो भी बताऊंगा अभी। तो जेनस रीजन का मैंने बता दिया आपको कि ये ऑक्साइडेशन स्टेट का बताता है, ये लोकल स्ट्रक्चर का बताता है। अब एक चीज देखो, 1s2 Nd 1s2n+1p 1s2 कंटिन्यूम, ये क्या है? ये ट्रांजिशन शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अभी मैंने बताया आपको कि जब ये सैंपल है इसके ऊपर ये एक्सरे बीम गिरेगी तो क्या होगा? ये इंसिडेंट करेगी कोर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को, एक्साइटेड करेगी। तो वो कितना एक्साइटेड होंगे, कितना ट्रांजिशन शो करेंगे, ये सिंक्रोट्रॉन सोर्स उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा ट्रांजिशन। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले एनर्जी कम थी तो 1s2 Nd, एन यहाँ पर आप 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। तो ये मतलब एस स्टेट से डी स्टेट तक ट्रांजिशन शो कर सकता है यहाँ पर इस रीजन में जब होगा। और जब ये इस रीजन में होगा, है ना, इसको राइजिंग एज रीजन बोलते हैं और इस नीचे वाले को प्री एज रीजन बोलते हैं, है ना। तो इस रीजन में सडनली क्या होगा? थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा देंगे तब भी ये क्या होगा कि 1s2n+1p स्टेट में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद ये यहाँ पर यहाँ पर ये क्या करेगा? आप देख सकते हैं मेरा कर्सर। तो यहाँ पर ये 1s2 कंटिन्यूम स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s2 कंटिन्यूम स्टेट का मीन्स ये है कि कंटिन्यूम स्टेट का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में चला गया। अब मतलब उस पर कोई भी पोटेंशियल वगैरह नहीं लग रहा है जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से। ठीक है, मतलब कि वो अब फ्री है। और मतलब वो अब अदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद में वो अदर इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग कर सकता है। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, उसके बाद में अलग अलग चीजें होंगी, अभी मैं बताता हूँ देखो क्या होता है। 1s2 कंटिन्यूम, उसके बाद में देखो आपको ये नया रीजन देखने को मिला, इसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ये आपके डाटा एनालिसिस में, फिटिंग में, इन सब में काम की चीजें हैं। ठीक है, और ये बहुत इतनी आसान चीजें नहीं है इनको समझना। तो आपको पेपर्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, मैंने तो आपको एक नॉर्मल आइडिया दिया इनके बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या रीजन है, एग्जाफ रीजन। तो ये एक नॉर्मल, यदि हम कहें आसान भाषा में मैं कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये एक इंटरफेरेंस इफेक्ट है। मतलब होता क्या है कि क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक प्लेन वेव के रूप में एज्यूम किया जाता है। ठीक है, प्लेन वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जब वेव के रूप में एज्यूम करेंगे और जब वो कंटिन्यूम स्टेट में जाएगा तो एक वेव है वो स्कैटर्ड होगी, उसके बाद में कई सारे फिनोमिना होते हैं और हमें क्या इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं। अभी मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, अभी मैं देखिए आपको के स्पेस ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ऐसे ग्राफ बनेंगे, तो उनमें अच्छे से समझाऊंगा कि इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप देखेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मैंने यहाँ पर आपको इन रीजन्स के बारे में थोड़ा बताया। अब चलिए, अब हम तैयार हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट ग्राफ इन ई स्पेस। तो ये हमारा, ये थोड़ा नीचे चला गया, ये हमारा आया था, मैंने इंपोर्ट किया था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ई यहाँ पर एनर्जी को शो कर रहा है। हम ई स्पेस ग्राफ में एक्स एक्सिस में एनर्जी लेते हैं, ये सिंक्रोट्रॉन सोर्स से जो निकल रही है वो एनर्जी है। अब ये देखिए इस सॉफ्टवेयर की क्या कमाल की बात है, हम वाई एक्सिस में क्या लेंगे? लोग आई नोड अपॉन आई वन। ठीक है, या फिर एक्स म्यू। तो एक्स म्यू ही होता है लोग आई नोड अपॉन आई वन के बराबर। तो ये खुद ही ये सॉफ्टवेयर न्यूमरेटर में आई नोड ले रहा है, डिनोमिनेटर में आई टी ले रहा है, और नेचुरल लोग भी ले रहा है उनका, मतलब वाई एक्सिस में ये खुद ही ले रहा है एब्जॉर्प्शन, नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन को। ठीक है,
तो ये अच्छी चीज़ है। आपको खुद से कुछ क्लिक नहीं करना है, मतलब कि आप जैसे इसको इधर कर दें और मतलब इसको यहाँ क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ, तो ये इन्वर्स कर देंगे आपको। तो सॉफ्टवेयर ने खुद से ही पहचान लिया चीज़ों को। डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, पहले इसके वर्जन में ऐसा नहीं होता था, पहले खुद करना पड़ता था, अब हो जाता है अपने आप। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से ये वो चीज़ आई थी, आपका नॉर्मलाइज्ड एब्जॉर्प्शन, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और नेचुरल लॉग है, ये सब ये खुद कर लेता है। ठीक है, और ये देखिए यूनिट वगैरह भी ये ले रखा है खुद ही, बड़ा ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। अब जब आप ओके करेंगे तो आपको ऐसे ये क्या करेगा खुद ही, ई ई एनर्जी का के स्पेस आर स्पेस क्यू स्पेस ये सारे ग्राफ बना के देगा। इनकी अभी अपन को जरूरत नहीं है, मैं इनको नीचे कर देता हूँ। अब देखिए, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज दिख रही हैं आपको। तो इन वैल्यूज का मीन्स क्या है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका मीनिंग क्या है। मतलब इनका मीनिंग मतलब बहुत कुछ कह रहा है, और कई चीज़ें इनमें से आपको बदलनी भी पड़ेंगी आपके डाटा के हिसाब से, तो वो सब सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनको किसी को भी कुछ भी नहीं इनको छेड़ेंगे। सबसे पहले हम ई स्पेस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, so this is the graph of M1 sample in the E space. So here the red line is showing the background and the blue line is showing the M1 sample for the M1 sample, मीन्स ये M1 sample को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया। अब देखिए थोड़ा सा मैं यदि यहाँ इसको कंपैरिजन करूँ इसके साथ, तो आप डील कर पाएंगे अच्छे से चीज़ों में। यहाँ पर इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड की बात करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं कर रहा। और ये यहाँ पर जो म्यू एक्स ई, और इस वाले में भी वाई एक्सिस में म्यू एक्स ई है, और एनर्जी नीचे है, इसमें भी एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों में इंसिडेंट एनर्जी की बात हो रही है जो सिंक्रोट्रॉन सोर्स से निकल रही है। अब देखो, तो अब यहाँ आप कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ से कंपेरिजन करके, ये जो नीचे वाला जो रीजन है ये प्री एज रीजन को शो कर रहा है, फिर ये राइजिंग एज रीजन को शो कर रहा है, फिर यहाँ पर 1:2 कंटिन्यूम स्टेट आती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कंटिन्यूम स्टेट में होता है यहाँ, और फिर एग्जाफ रीजन आ जाता है। ठीक है, ऑसिलेशन भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब आगे एक और चीज़ बताऊँ मैं, ये 1:2 जैसे एंड ये सब तो मैंने बता दिया आपको कि ट्रांजिशन इस तरीके से होगा, इस वाले रीजन में 1:2 n+1 p में होगा, है ना। और भी कई चीज़ें हैं, अब वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं अभी। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ एनर्जी देखिए, यहाँ 6400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी यहाँ पर स्टार्टिंग दिखा रहे हैं, और फिर ये एक पर्टिकुलर रेंज है, मतलब एनर्जी हाई एनर्जी है ये थोड़ी। तो इस रेंज में हम यहाँ पर एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग हो रही है एक्स म्यू की, ये 1 से थोड़ा सा ऊपर है। हम यदि इसको 0 से स्टार्टिंग में लेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, मतलब कोई भी ग्राफ हमारे पास होता है उसको 0 से स्टार्टिंग करते हैं तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को नॉर्मलाइज कर देंगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद में इसको कर देंगे, हम आराम से डील कर लेंगे इसके साथ अच्छे से। चलिए मैं अब इस सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। सबसे पहले मैंने ई स्पेस ग्राफ तो बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे देखिएगा नॉर्मलाइज्ड यहाँ पे दे रखा है आइकन, है ना। तो ये नॉर्मलाइज्ड कर दिया, ये यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कर दिया। ओके, ये यहाँ पर, चलिए मैं इसको फिर बड़ा ही कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए 0 से स्टार्ट हो गया। तो अब इस ग्राफ के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने राइजिंग एज रीजन, प्री एज रीजन और पोस्ट एज रीजन के बारे में बता ही दिया कि वो कहाँ होते हैं। एग्जाफ रीजन और जेनस रीजन के बारे में बता दिया। अब जो मैंने बातें बताई हैं उनका फायदा आपको क्या होगा, उनका फायदा आपको यही होगा मैम, कि आगे जब मैं आपको ये जैसे के स्पेस
ग्राफ बताऊंगा इसका, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। के स्पेस ग्राफ है, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा जैसे मैं आपको, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है। आर स्पेस ग्राफ बताऊंगा तो क्या हो रहा है आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये जो के स्पेस ग्राफ होता है इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इस लेक्चर को आगे की बातें मैं जैसे अगले लेक्चर में बताऊँगा, एक सीरीज बनाऊँगा। ठीक है, यदि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इस एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें मैं आपको एक बात बता ही देता हूँ कि थ्योरी लेक्चर इसके अलावा एथना सॉफ्टवेयर के ऊपर अच्छे से, मीन्स कि आपको डेटा अलाइनमेंट कैसे करते हैं मैन विंडो में जाके, ये अलग अलग फंक्शंस है इनमें, डेटा अनाइलमेंट कैसे करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो फाइंड कैसे करते हैं, दो सैंपल उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, और फिर हम पता कैसे चलेगा कि ऑक्साइडेशन स्टेट किस में ज़्यादा है, यहाँ पर आर बी के जी की वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये और भी कई चीज़ें जैसे एज स्टेप है ये कितनी रखनी चाहिए हमें, और ये इनवेलिडिटी के रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये विंडोज है, विंडोज ही देखिए, कैसर बेसल है, इनके बारे में भी बात होगी। मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे एथेना सॉफ्टवेयर की, और फिर मैं आर्टिमिस सॉफ्टवेयर उसमें भी जाऊंगा जहाँ फिटिंग होती है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे तभी करेंगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं है चीज़ें करने का। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये के स्पेस ग्राफ है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है लेक्चर का, तो ये के स्पेस ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ। जैसे के मिनिमम और के मैक्सिमम की वैल्यू अरेंज करके हम के स्पेस ग्राफ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बॉन्ड डिस्टेंस से जो फाइंड करनी होगी हमें, उसमें बहुत काम देगा ये। मतलब के स्पेस ग्राफ है वो, उसके बिना आप आर स्पेस ग्राफ है वो बना नहीं सकते। मतलब के स्पेस ग्राफ से आप आर स्पेस में जाने के लिए एक तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, तो आपको थ्योरी पढ़नी होगी इस चीज़ की। ठीक है, पेपर्स वगैरह हैं वो मेरे पास वैसे रखे हुए हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और जो आर स्पेस ग्राफ है ये पूरा डिपेंडेंट है के स्पेस ग्राफ पे। मतलब आप जैसे जैसे के स्पेस ग्राफ में ये के रेंज चेंज करेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आपका आर स्पेस ग्राफ है उसमें चेंजेस होते जाएंगे। और हमें एक पीक ऐसी चाहिए रहेगी कि हमारी फिटिंग अच्छे से हो सके आर्टिमिस सॉफ्टवेयर में, है ना। तो एक अच्छी फिटिंग के लिए हमें पीक्स जो है, फर्स्ट बॉन्ड डिस्टेंस, सेकंड बॉन्ड डिस्टेंस, वो सब हमें चाहिए होगी अच्छे से। तो हम के स्पेस ग्राफ में कैसे के रेंज सेलेक्ट करते हैं, कैसे चीज़ें आर बी के जी की वैल्यू चेंज करते हैं, वो सब भी सीखेंगे। स्पेक्ट्रल लीकेज क्या होता है, इसका क्या रोल है, ये भी सीखेंगे। और देखिए ये यूनिट्स चेंज होती जा रही है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वाई एक्सिस में ये चेंज होती जा रही है, इनकी भी बातें होंगी। और प्लॉटिंग के वेटेज है, इनकी सबकी बातें होंगी, नीचे जो लिखा हुआ है सारे डाउट क्लियर होंगे, पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी होगी। तो ये लेक्चर हम मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने एक इस प्रोजेक्ट पर काम भी किया है, मैंने आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, मैंने स्टडी ऑफ एमएनटीआईओ3 एंड प्योर एमएन है, इस पे मैंने स्टडी की थी। तो ये तो मैंने यहाँ पर बेसिक प्रेजेंटेशन बना रखी है, मैंने फिटिंग वगैरह भी यहाँ सीखी हुई है कैसे करते हैं। तो ये तो नॉर्मलाइज ग्राफ है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रख रखे हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा, बट अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास तभी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, एंड थैंक यू। अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, अगला लेक्चर जल्दी आएगा, बस अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए।